चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीएफ 2005 से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो कम से कम इसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़कर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, तो हमारा दायित्व और कर्तव्य दोनों ही बन जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना चाहिए। अब एनसीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां पर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसे बोला जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एन मतलब हो जाता है नेशनल, सी मतलब हो जाता है करिकुलम और एफ मतलब हो जाता है फ्रेमवर्क। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसे कहा जाता है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब समझते हैं कि क्या क्या बातें इसमें रखी गई हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा 1975, 1988, सन 2000, 2005 में प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में एनसीएफ 2005 को क्या किया गया, एनसीएफ 2005 को क्या किया गया, एनसीईआरटी द्वारा। किसके द्वारा, एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा। और 1975 की बात करते हैं, 1988 की बात करते हैं, सन 2000 की बात करते हैं और 2005 की बात करते हैं, तो इसमें प्रकाशित किया गया था। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विद्यालय में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण, ध्यान रखिएगा, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात क्या की जा रही है, पाठ्यक्रम, दूसरी बात की जा रही है पाठ्य पुस्तक और तीसरी बात की जा रही है शिक्षण प्रथाओं को प्रदान करने वाली एक रूपरेखा है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द एनसीएफ, ठीक है, क्या है एक तरह से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इससे क्या मतलब हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण प्रथाओं को प्रदान करने वाली एक रूपरेखा है, यानी एक फ्रेमवर्क है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है, यह एक डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा, यह एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें क्या किया गया है, ऐसे विषयों की चर्चा की गई है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चों का जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं उज्जवल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जैसा कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। देखिए, यहाँ पर कहने मतलब ये है कि एनसीएफ हमें ये बताता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ हमें ये सिखाता है कि हे टीचर महोदय, आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग ये सीखिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाला जो उसका भविष्य है उसको तैयार करने के लिए आपको इस बात को समझना होगा टीचर महोदय कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये बातें भी कहता है एनसीएफ कि देखिए कितना पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं है कि दिन रात आप पढ़ाते चले जाएं। पढ़ाने की भी एक लिमिटेशन होती है, एक समय सीमा होती है, कितनी देर बच्चों को पढ़ाना चाहिए और क्या क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई कहता है कि एनसीएफ क्या है, तो आप बोलो एक फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा। किस प्रकार की रूपरेखा है कि जो विद्यालय में पाठ्यक्रम की बात करता है। ये कहता है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षण प्रथाएं होनी चाहिए, मतलब पढ़ाने की जो प्रथाएं चल रही हैं उसकी बात करता है। फिर क्या कहता है कि हम इसकी भी बात करते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि हम एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या है कि ऐसे विषय पर हम चर्चा करते हैं
जिससे बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल हो सके, जिससे क्या हो कि बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और आप ये समझिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, और इतना ही नहीं कितना पढ़ाना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाते समय ये नहीं ध्यान रखते हैं समय सीमा को कि कितना देर पढ़ाना चाहिए, तो समझ लीजिए बच्चों के माइंड से ऊपर जाने लगेगा। कई बार क्या होता है कि टीचर क्या करता है कि बड़ी क्लास बना देता है और खूब पढ़ाने लगता है, बोलता आज खूब पढ़ाएंगे। लेकिन ये भी उसे समझना चाहिए कि खूब पढ़ाने मतलब ये नहीं है कि बस आप पढ़ाते रहिए, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। और समझ में उन्हें तब आएगा जब क्या होगा कि एक समय सीमा के अंदर आप पढ़ाएंगे, 40 मिनट पढ़ाइए, 45 मिनट पढ़ाइए, और उसके बाद आप क्या करिए कि थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा हंसाइए, फिर पढ़ाइए, थोड़ा हंसाइए और मनोरंजन करवाइए, फिर पढ़ाइए, तब कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एनसीएफ में और भी बातें क्या कहेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति। मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से हुई थी। दरअसल अगर आप देखें तो ये जो एनसीएफ है ना, इसकी उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिनेट हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं जिन्होंने जनगण मन लिखा था, उनकी एक निबंध से हुई थी, और जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, जिसका नेम था सभ्यता और प्रगति। अब ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए, आपको भूलना नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें ये बता दीजिए कि एनसीएफ 2005 की कैसे उत्पत्ति हुई थी, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, उनकी एक निबंध थी, उनकी एक निबंध थी या निबंध था, और जिसके माध्यम से क्या हुआ था, एनसीएफ 2005 का उदय हुआ या ओरिजिनेट हुआ या उत्पत्ति हुई। और उस निबंध का नेम अगर आपसे पूछा जाता है कि हे टीचर महोदय आप हमें ये बताइए कि उस निबंध का नेम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सभ्यता और प्रगति के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं आप। अगला पॉइंट कहता है कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अब ये वाला भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो आप बताएंगे यशपाल की अध्यक्षता में। प्रोफेसर थे यशपाल जी, ध्यान रखिएगा, यशपाल कौन थे, तो ये एक प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दिया गया है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। देखिए हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो 395 प्लस आर्टिकल है, 22 भाग है, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो 12 अनुसूचियां हैं। और उन 12 अनुसूचियों में से अगर आप देखें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, 22 भाषाओं के बारे में मान्यता दिया गया है। तो ये वही बातें कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है उस संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें भाषाओं में भी बताया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा एजुकेशन स्कूल में नहीं देना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने चाहिए, मतलब सिर्फ किताबों पर चीजें केंद्रित होनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे पढ़ाना बिल्कुल व्यर्थ मैं मानता हूं। एनसीएफ हमसे कहता है कि देखो अगर आप पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर चीजों को करते हैं तो इसका पढ़ना और पढ़ाना कोई मतलब है ही नहीं, ये सब किसी काम के नहीं है। बल्कि विद्यालय में जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित, ताकि बच्चों को समझ में आए। यहां बच्चों को पढ़ाना ना कि किताब को पढ़ाना है। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि देखो स्कूली शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो फिर किस पर केंद्रित होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए।
यानी कि बच्चों को ध्यान में रख कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। एनसीएफ विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। एनसीएफ जो है, एनसीएफ विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, मतलब बिल्कुल न्यूली कह सकते हैं, एक तरह से डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलाकर इसे तैयार किया था। तो इसको तैयार करने में अगर देखा जाए, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद थे, शिक्षाविद का मतलब हो जाता है कि जो शिक्षा में महारत हासिल किए हैं उन्हें शिक्षाविद कहा जाएगा, या शिक्षा या एजुकेशन में जो विशेषज्ञ है, और जो वैज्ञानिक है इंटरनेशनल स्तर पर और नेशनल स्तर पर, मतलब जो भारतीय लोग हैं और जो अदर कंट्री के लोग हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया था, एक तरह से इस दस्तावेज को तैयार किया था, एनसीएफ को। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज की बात करते हैं, जिसे बोला जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा विभाग कर दिया जाएगा। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो इसका नाम बदलकर क्या कहा गया कि अब से होगा शिक्षा विभाग, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही नाम है मानव विकास संसाधन मंत्रालय है। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इसकी पहल पर प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में देश में चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा था। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर किन किन बातों को आपको फोकस करना है, सबसे पहली बात तो ये फोकस करना भैया, एनसीएफ की शुरुआत कैसे हुई थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पहली चीजें, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध थे, और उस निबंध का नेम क्या था, सभ्यता और प्रगति। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो एस पाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। एनसीएफ के बारे में किसमें बताया गया है, संविधान में, तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है। फिर अगर देखा जाए एनसीएफ के अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षा जो स्कूली होनी चाहिए वो शिक्षा केंद्रित तो नहीं होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होने चाहिए। फिर उसके बाद यह एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसको तैयार करने में अगर देखा जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल के जो अध्यापक या विशेषज्ञ ने मिलकर क्या किया था, इसे तैयार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में एनसीईआरटी द्वारा 4 एनसीएफ प्रकाशित किए जा चुके हैं, मतलब 2005 से पहले भी अगर देखा जाए तो 4 एनसीएफ प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ठीक है, तो जिनके नाम है, एक तो पहली बात करते हैं एनसीएफ 1975 आ चुका है, और एनसीएफ 1988 भी आ चुका है, और एनसीएफ सन 2000 भी आ चुका है, और एनसीएफ 2005 एक चौथा है। अगर आपके एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए पूछ ले कि हे महोदय आप हमें ये बता दीजिए कि एनसीईआरटी द्वारा जो एनसीएफ प्रकाशित किया गया है उसको क्रम से आप हमें सजा कर दीजिए, क्रम से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आप बताइए कि कब से कब चला था या कौन कौन से कब आया था। तो ध्यान रखिएगा, एक आया 1975, एक आया 1988, एक आया सन 2000, एक आया 2005 में। क्लियर? अब हम आगे बढ़ लेते हैं। एनसीएफ 1975 क्या कहता है कि स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम विकसित किया गया था। तो जब 1975 में आया था एक तरह से एनसीईआरटी, तब इसने क्या किया, स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए कह सकते हैं एक विस्तृत, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं पाठ्यक्रम विकसित किया, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सिलेबस इसने विकसित किया था। ठीक है, कह सकते हैं उतना कारगर नहीं रहा 1975, लेकिन उसके हिसाब से उस समय के लिए थोड़ा ठीक रहा होगा, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें कम रही है। 1988 में क्या किया गया कि सभी स्तरों पर विषयों की सूची, यानी जिसे गेम शब्द को छोड़ने का भी प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 2000 में क्या किया गया कि विभिन्न वर्गीकरण विषय क्षेत्रों के माध्यम से सीखने के अनुभव का प्रस्ताव रखा गया था। और 2005 की बात करते हैं जिसे हमें पढ़ना है,
वो है स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम विकसित करने का आधार प्रदान किया गया था। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रदान किया गया है। चलिए अब आइए बात करते हैं मुख्य चीजों को जहां से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत की बात हम करने चल रहे हैं। इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, ये किन चीजों को मानता है। ठीक है, ज्ञान को इसको साइलेंट करके रखो। कौन? ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना चाहिए, मतलब ज्ञान को स्कूल में ही नहीं देना चाहिए, बल्कि बाहर के शिक्षा, बाहर के वातावरण से भी जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी बात करते हैं, पढ़ाई को रिटर्न प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए, मतलब रटने से। यहाँ पर रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन खास बात यह है, रटंत विद्या नहीं होना चाहिए। तो रटंत प्रणाली से मुक्त रखना चाहिए, ये नहीं कि बच्चों को रटने के लिए ही कहा जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो ये बातें भी ध्यान रखिए। अगला सिद्धांत ये कहता है इसका, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, मतलब कुल मिलाकर एक्टिविटी के माध्यम से क्लास को जोड़ा जाए, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना चाहिए। कम से कम जो हमारे नेशनल वैल्यूज हैं, नेशनल वाली चीजें जो हैं, उसके प्रति बच्चों में कहीं ना कहीं एक तरह से आस्था पैदा करनी चाहिए। एक एनसीईआरटी के सिद्धांत है, तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से मतलब बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, पढ़ाई को रटंत विद्या पर नहीं लागू करना चाहिए, यानी रटाने पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि समझाने पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या ऐसा होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझना, ना कि किताब को समझना है। कक्ष में अगर देखा जाए तो गतिविधियां होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, और जो पढ़ाया जाए वो कहीं ना कहीं एक तरह से, जैसे राष्ट्रीय मूल्यों की बात करते हैं, नेशनल वैल्यूज की जो चीजें हैं, उसके प्रति बच्चों में आस्था पैदा होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं हमारा राष्ट्रगान, हमारा संविधान, हमारा नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके प्रति कहीं ना कहीं बच्चों में ये चीजें आनी चाहिए, एक आस्था आनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि भारत देश के संविधान के प्रति आस्था रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी दी गई है आर्टिकल 51A में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एनसीईआरटी 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव भी दिए हैं। एनसीईआरटी 2005 ने कुछ अन्य प्रमुख सुझाव दिए हैं, जैसे बालक को हमें सक्रिय समझना चाहिए, बालक को हमें एक्टिव समझना है, और वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, तोड़ जोड़ करके गलती करे और स्वयं उसमें सुधार करे। अर्थात एनसीईआरटी कहता है ना कि बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि बच्चे एक्टिव हैं, वे स्वयं से सारे काम करें, चाहे तोड़े मरोड़े जोड़े। क्योंकि बच्चों को आप देखते हैं, कोई भी एक गाड़ी बच्चों को दे दीजिए, उस गाड़ी को खोल खाल के पूरे पुर्जे को क्या करेंगे, देखना चाहेंगे कि क्या चीजें इसमें है, और फिर उसी को क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जो उनसे गलती होती है उसको सुधारने का भी प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कहता है कि बच्चों को हमें क्या समझना है, सक्रिय समझना है, ताकि वे स्वयं से जाने, अगर किसी चीज के बारे में वे जानना चाहें तो स्वयं से जानने का प्रयास करें। ठीक है, और स्वयं से सीखे, नई नई चीजों को आजमाए, क्योंकि नई नई चीजें जब वे करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, और अगर कोई चीजें हैं तो उनको जोड़ना तोड़ना सब कुछ उन्हें करने दिया जाए। ठीक है, और वे स्वयं गलती भी करेंगे और स्वयं उसमें सुधार भी करेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जिसके बारे में बच्चे जानते हैं और जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। मान लेते हैं बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, तो पहले तो हमें पता ही है कि उन्हें पेड़ पौधे पशु पक्षी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो कहीं ना कहीं जब वो चीजें उन्हें ज्ञान है, तो अगर अब आप बताएंगे जो चीजें वे नहीं जानते हैं तो चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि पढ़ाते समय किसी चीज को, मान लेते हैं कि
ये रिमोट है, ठीक है। तो रिमोट को जैसे है मेरे पास, तो ये है मूर्त वाली चीजें जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो पहले जिस चीजों को बताया जाए उसको दिखाया जाए, और फिर जिसके बारे में बच्चे नहीं देखे हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं इमेजिनेशन करके उन्हें पढ़ाना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं कि जैसे भारत देश के एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, भारत देश के बारे में बता रहे हैं, आप बच्चों ने अमेरिका तो नहीं देखा है, लेकिन अमेरिका के बारे में यदि आप बताते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा इस तरह का कोई देश भी है। तो इसे बोला जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप लोगों को ये बातें समझना होगा, क्योंकि आप हैं टीचर महोदय, और टीचर महोदय को इस बात को समझना होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इन सभी चीजों का सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। क्या ऐसा कौन कह रहा? किसमें? ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या है, हाँ देखिए इसमें क्या है, ज्ञात से अज्ञात में हो जाता है, ज्ञात मतलब होता है जिसके बारे में आप जानते हैं, अज्ञात का मतलब हो जाता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। जैसे मान लो एनसीएफ के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ये आपका ज्ञात हो गया। अब एनसीएफ के अंदर की बातें आपको नहीं पता है, तो ये क्या है, अज्ञात हो गया। अब एनसीएफ के बारे में आप सुना है कि एनसीएफ नाम की चीजें आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए ज्ञात है। अब एनसीएफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एनसीएफ के अंदर क्या क्या चीजें, ये आपके लिए अज्ञात है। तो हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, जो आप जानते हैं और जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में पढ़ाना चाहिए। समझ में आया? इसे बोला गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। अब मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब हो गया, मैंने जैसे बताया नहीं रिमोट के एग्जांपल, जैसे बच्चों को पता है कि थोड़ा से कह सकते हैं, या बच्चों को नहीं पता है ये रिमोट है, अगर हम बच्चों से कहते हैं कि देखो बेटा ये जो रिमोट है ना, ये मूर्त चीजें हैं, मतलब इसको आप देख रहे हैं ना, बढ़िया है, इससे क्या ना, आप ये जो रेड कलर का है इससे आप टीवी को बंद कर सकते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं, इसकी आवाज को बंद कर सकते हैं, इससे आप चैनल वगैरह को बंद कर सकते हैं, बदल सकते हैं, साथ साथ इसमें जो फंक्शन है। और फिर उसके बाद क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो वॉल्यूम को तेज धीम कर सकते हैं। तो ये क्या है, मूर्त है, मतलब बच्चे इसे देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं कि अच्छा इससे इस तरह की चीजें होती है। अब ये कहाँ काम करता है, तो ये टीवी में काम करता है। तो बच्चों को फिर अमूर्त वो चीजें हो गई, टीवी तो सामने है नहीं, टीवी स्कूल में हो सकता है नहीं, तो बताया जाएगा कि भाई इस तरह की टीवी होती है, और उसका रिमोट, अगर आपके पास रिमोट है तो उसके सामने अगर आप ऐसा करते हैं तो रिमोट क्या करेगा, टीवी के साथ एक तरह से कर लेगा काम, मतलब रिमोट और टीवी का कनेक्शन बन जाएगा और आराम से चीजें हो सकती है। ये हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। जो लर्निंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं सक्रिय है और सामाजिक गतिविधि है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए, मतलब केवल इंफॉर्मेशन दे देना उसे नॉलेज नहीं कहा जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कोई चीजें इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज है, वो केवल सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को नॉलेज नहीं कहा जाएगा। ये ऐसा कौन कह रहा है, एनसीएफ आपसे कह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीखने में यांत्रिकता यानी कि बार बार दोहराना बंद नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी चीज को बताने के लिए नहीं कि बस एक बार बताए काम खत्म, नहीं, उस चीजों को आप बताइए, बार बार चीजों को समझाइए, धीरे धीरे क्या होगा, बच्चों को समझ में आएगा। अब जैसे रिमोट के बारे में हमने बताया था, अब ये रिमोट को एक बार पढ़ा देने से थोड़ी ना समझ में आएगा, फिर उन्हें बताना पड़ेगा, फिर उन्हें समझाना पड़ेगा, बार बार समझाते समझाते एक समय ऐसा आएगा कि बच्चों को अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया सीखने में चीजों को क्या करना होगा, आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। अब यांत्रिक मतलब हो जाता है बार बार, जैसे मैकेनिक की बात करते हैं, हाँ ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होती है चीजें, ठीक है, तो उनके बारे में आपको क्या करना है, बार बार बताना है, ठीक। चलिए, तो एनसीएफ के प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं, ये बातें हमने आपको बता दिया है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब बच्चों में डर नहीं पैदा करना चाहिए, ना ही अनुशासन के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, डिसिप्लिन के नाम पर भी उन्हें खूब मारते हैं, बच्चों को तोड़ ताड़ के रख देते हैं, और बच्चे हमेशा के लिए क्या होते हैं, डर जाते हैं, फिर वे कभी भी प्रश्न नहीं पूछते हैं। एक टीचर होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है और दायित्व भी बनता है कि हम बच्चों को डराए नहीं और अनुशासन के नाम पर उन्हें प्रताड़ित ना करें। अनुशासन के नाम पर उन्हें हम ज्यादा धमकाए नहीं तो बच्चे डर जाएंगे और इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं हमारी एक मैडम है जो सबसे खतरनाक है, उनसे प्रश्न ही करना बेकार है, उनसे कुछ पूछना ही गलत है, क्योंकि हर चीजों को डांट देती है। तो ये गलत है। एनसीएफ कहता है ऐसा करते हैं आप यदि टीचर महोदय तो आप गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। आपको क्या करना होगा, आनंद और संतोष जोड़कर पढ़ाना चाहिए बच्चों को, मतलब मजाक में पढ़ाना चाहिए, हंसी मजाक करके, और सेटिस्फैक्शन के रूप में पढ़ाना चाहिए। बच्चे सेटिस्फाइड हो आपके पढ़ाने से। कई बार क्या होता है कि आप लोग मौका पाते ही खूब मारते हैं, नहीं मारना। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप लोगों को एक बेहतर टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि थोड़ा से अपने अंदर सरलता पैदा करनी होगी, थोड़ा से अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो आप घर के गुस्सा को बच्चों पर डाल दें, बहुत ज्यादा ही बोल रहा है और उसे अच्छे से समझा दें आप, तो एक गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक गलत माना जाएगा और सही ये माना जाएगा। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इतना बड़ा सिलेबस, इतनी मोटी मोटी किताबें बना देना, इसका कोई महत्व अर्थ नहीं है। ये असफल वाली चीजें हैं जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला अच्छा नहीं है। आप देखते हैं कि आजकल जो प्राइवेट सेक्टर की स्कूलें हैं, जो स्कूल्स हैं, वे क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी मोटी मोटी किताबें और बहुत सारी किताबें रख देते हैं। बच्चा चलते चलते झुक जाता है, ऐसे झुक कर चलता है बैग लेकर, और उठाता तो ऐसे है मानो कि पृथ्वी को उठा रहा हो, मानो कि पूरी धरती उसी के हाथ में है, उसी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी किताबें। अब इसीलिए विद्यालय वाले पेरेंट्स मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं देखो हम डायरी आपको दे रहे हैं, जिस किताब की रिक्वायरमेंट जिस दिन है मैं उसमें लिख दे रहा हूं या लिख दे रही हूं, उसी किताब को भेज रहा हूं। पहले बच्चे क्या करते थे, जैसे हम लोग की पढ़ाई टाइम पर क्या था कि कोई कुछ बोलता नहीं था, हम पूरे बैग को भरे और आराम से निकल जाते थे। अच्छा, जब तक हम जाते समय तो हम बैग को टांग कर जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, और आते समय बैग को घसीटते आते थे तो जूता चप्पल सर पे, और आराम से क्या नाम है, टाई इधर जा रही है और बैग घसीटते हुए पहुंच रहे हैं किसी तरह, और धूप है तो चेहरा एकदम लाल है, ठीक है, पसीने टपक रहे हैं। अब मम्मी देखते ही कि ये क्या हो रहा है, उनको गुस्सा भी आता है और क्या करे, इमोशनल भी हो जाते थे। तो ये चीजें गलत है, ऐसी चीजें रखना बिल्कुल सही नहीं है, इससे कुछ भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होने वाला। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। मतलब ये नहीं है कि केवल विद्यालय में जाएगा तभी उसके महत्व है, तभी वो चीजों को सीखेगा, नहीं भाई, कहीं भी सीख सकता है, हर जगह उसके महत्व को समझा जाए। यहाँ पर टीचर महोदय के साथ साथ माता पिता को भी कहीं ना कहीं इंगित किया गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं किया गया है, ठीक है। और टीचर को तो पूरा खास तौर पे कहा गया है। सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अलग अलग राज्यों से शहर में आ जाते हैं बेचारे। उनकी अपनी खुद की भाषा होती है, उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। यहाँ तो भैया खड़ी भाषा में प्रयोग करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा दिल्ली में एडमिशन ले लिया
गाजियाबाद में ले लिया या किसी शहर में ले लिया, तो यहाँ के टीचर तो अंग्रेजी जानते हैं, उनको कह सकते हैं जहाज पर चढ़े हैं तो उतरना ही नहीं आता। अगर किसी बच्चे ने गलती से ये बोल दिया अपने